नीति विमर्श कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए झंझारपुर से आए और इस संस्थान के पूर्व निदेशक आदरणीय दिवाकर जी, विकास विद्यार्थी जी, संचालन कर रहे प्रणव प्रकाश जी, प्रोफेसर सुबोध मेहता जी, बिहार सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल खुर्शीद आलम जी, दिल्ली से चलकर वरिष्ठ हम लोगों के मुख्य अधिवक्ता आए थे प्रशांत भूषण जी, सारस्वत गौतम जी और सभी हमारे सम्मानित जो पूरे बिहार से आए हुए किसान प्रतिनिधि। काफी विस्तार से भूमि से संबंधित सवालों का चर्चा जो हुआ और विस्तार से चर्चा हुआ। मैं ज़्यादा इस चर्चा का विस्तार न देते हुए मैं इसको 10 मिनट में अपनी बात रखना चाहता हूँ। वास्तविक रूप से हम लोग का जो व्यक्तिगत सरोकार था या है कि भूमि का जो सबसे बड़ा जो उपयोग है वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में सबसे बड़ा उपयोग है और इस पर जो पूरी जो आबादी, बड़ी एक आबादी अपने खासतौर से भारत जैसे देश में 80% लोगों की जीविका का भी साधन है। संपत्ति के रूप में अब निश्चित तौर पे जमीन की कीमत को अगर हम देखें तो कृषि भूमि के रूप में अब इसका कोई संपत्ति के रूप में बहुत अब कीमत नहीं रहा। खासतौर से अगर हम रिटर्न के रूप में देखें, आमदनी के रूप में देखें तो अब नहीं के बराबर है, नकारात्मक है। लेकिन पीढ़ियों से जो संपत्ति के रूप में जो अधिकार मिले हैं वो आने वाला यह अगली पीढ़ियों तक इसलिए ले जाना चाहना चाहिए किसी को भी, क्योंकि वो उसकी व्यक्तिगत अर्जित संपत्ति नहीं है, समाज के परिवार के लोगों ने दिया था और आगे उसको जाना चाहिए। विवाद का विषय भी इसके कालखंड में ये है कि कृषि के गैर कृषि उपयोग के लिए जो जमीनों का व्यापक पैमाने पर इसको जो अधिग्रहण सरकार के द्वारा या निजी क्षेत्रों में एक चलन बढ़ा है। स्वाभाविक है कि मुंबई में 1 एकड़ किसी के पास जमीन हो और दरभंगा में किसी के पास 1000 एकड़ जमीन हो तो कहने के लिए तो दरभंगा वाला भारी जमींदार राजा महाराजा कहलाएगा कि 1000 एकड़ जमीन है। लेकिन वो मुंबई वाले 1 एकड़ जमीन के मुकाबले देखे तो वो चपरासी से ज्यादा उसकी हैसियत नहीं है, क्योंकि अब जमीन कोई रिटर्न नहीं ऐसा दे रहा है। प्रति एकड़ हम आमदनी पर अगर बात करें तो इतनी अब आमदनी का जरिया नहीं पैदा करता जिससे आप अपनी आजीविका के सिवा और कोई काम कर सकते हो। आजीविका मतलब भोजन की गारंटी। अगर उसकी आमदनी से आप सोचते हो कि अपने बच्चे को पढ़ा लेंगे, उस आमदनी से सोचते होंगे कि अपनी स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरतों को पूरा कर लेंगे, यह गौण विषय है, आज वो संभव नहीं है। सरकार में बैठे हुए लोग भी लगातार अपनी जिम्मेदारियों से मुकरते हुए लंबे समय से कैसे उद्योगपतियों को मुफ्त में जमीन दे सकें और हम लोगों का इस पर भी अगर हम आंख मूंद लें कि सरकार बहुत तरीके से उद्योगपतियों को फायदा देती है, टैक्स माफी के रूप में, ब्याज माफी के रूप में, मूलधन के रूप में, जमीन के रूप में भी अगर वो देना चाहती है तो कोई बहुत बड़ी आपत्ति हम लोग को नहीं होना चाहिए। लेकिन वह जमीन सरकार अपने पैसे से अधिग्रहित की हो तो एक बात समझ में आता है, लेकिन सरकार मुफ्त में जमीन किसानों से छीन करके, किसानों से जमीन को छीन करके वह किसी उद्योगपति को देना चाहती है, कारोबारी को देना चाहती है। ये हमारा बहुत बड़ा विरोध का कारण है। हम अडानी की चर्चा आज कम करेंगे,
इसके लिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अलग से, क्योंकि उसमें बहुत सारे साक्ष्य हैं, बहुत सारे तथ्य हैं और बहुत सारे आरोप हैं। तो अडानी वाले मसले को हम 1-2 दिन के भीतर बड़े विस्तार से उसकी हम चर्चा करेंगे। जो हमारे पास साक्ष्य हैं वो 30,000 करोड़ रुपए की घोटाला, संभावित घोटाला, संभावित इसलिए कहे कि जितना साल वो चलाएगा हर साल 1,000 करोड़ रुपए के हिसाब से लूटेगा। तो ये 30 साल चलाएगा कि 40 साल चलाएगा, 33 साल के लिए है अभी सरकार, हो सकता है उसको 50 साल कहे चलाने के लिए, और कोई जरूरी नहीं है कल भी बेचकर भाग जाए। तो ये 30-40 हजार करोड़ का जो घोटाला है वो एक अलग तरीके से उसकी पूरे साक्ष्य हम लोग के पास हैं, वो उसको हम अलग से हम लोग करेंगे। आज हम लोग भूमि सर्वेक्षण और भूमि अधिग्रहण पर ही केंद्रित करना चाहते हैं। मैं एक साक्ष्य दिखा रहा हूं कि हमारे आरोप हैं कि पैसे हमारी जमीनें लूटी जा रही हैं और इसका भारत सरकार या राज्य सरकार पैसा नहीं देना चाहती है। एक खुद डीएम, कैमूर डीएम का एक पत्र है जो लिखा है बिहार सरकार के भूमि के डायरेक्टर को कि जो रोड बनाने वाली कंपनी है NHAI, वो पैसा किसानों को नहीं देना चाहती है और वर्गीकरण को लेकर के गैर कानूनी काम में सम्मिलित है। यह आरोप केवल किसानों का नहीं है, आरोप हमारा नहीं है, यह आरोप खुद सरकार के अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बड़ा पद होता है डीएम, ही अपने ही सरकार पे आरोप लगा रहा है कि भारत सरकार कानून को तोड़ रही है। इससे बड़ा कोई साक्ष्य होता नहीं। हम लोग को कह सकते हैं कि आप निजी क्षेत्र में अपनी बात अपनी कर रहे हैं तो परसेप्शन के आधार पे कर रहे होंगे, लेकिन ये तो सरकार कह रही है कि बिहार में जो भी जमीन का अधिग्रहण हो रहा है कानून का पालन नहीं हो रहा है। इस सरकार का दस्तावेज है। आज जरूर इस आज सोशल मीडिया के जरिए ये मेरे भाषण जा रहे होंगे सरकार के भीतर। हमको लगता है कि शाम तक कैमूर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, कलेक्टर को जरूर सो चला जाएगा कि आप इस तरह से क्यों पत्र लिखिए, जिससे कि आम जनता के हाथ में वो हथियार हासिल हो गया। RTI तो खत्म हो गया आज के दिन में ना, कोई जानकारी सरकार से निकलती नहीं, बहुत कठिन है। लेकिन हम लोग चूंकि सर एक उच्च पदस्थ जनप्रतिनिधि है, इसीलिए हम लोगों के पास बहुत सारे का जो पेपर हैं वो हमारे पास उपलब्ध हैं, इसलिए हमने इसको कोट करने में कामयाब हुए, जो आरोप हम लोग लगाते रहे। दूसरा यह है कि जो भूमि सर्वेक्षण जो हो रहा है, यह विवाद का विषय यह है कि जिस तरीके से पूरे बिहार में खाता खेसरा को लॉक कर दिया गया बिना कोई नोटिस और सुनवाई का, विवाद का विषय यहां पर है। वैसे ही एडवोकेट, एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब कि पहले किसी को फांसी दे दिया जाए कि ये आप गुनाहगार हैं, फांसी की सजा इनको सुना दो, और फिर उसके बाद सुनवाई शुरू हो कि फांसी उनको होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। सरकार जमीन पहले कब्जा कर लेना चाहती है, सरकार जमीन को अपने नामांतरण करा लेना चाहती है और फिर सुनवाई करना चाहती है, नोटिस करना चाहती है कि यह सही फैसला है कि नहीं। हम लोगों ने तो इस तरह का कभी उम्मीद नहीं किया था लोकतांत्रिक प्रक्रिया में। कोई अगर जमीन ज्यादा कब्जा कर रखा हो, लूट रखा हो या बेईमानी से जो भी कब्जा कर रखा हो, तो उसको केस टू केस बेसिस उसको नोटिस करके उसको अपनी सुनवाई का अधिकार दिया जाता है कि सरकार सुनती हो या सरकार के रूप में सुने या सिविल कोर्ट के रूप में कोर्ट में सुने, और उसके बाद केस टू केस बेसिस पर फैसला हो। लेकिन एक अनुमान के आधार पे पूरे बिहार में लाखों हेक्टेयर जमीन को सरकार दस्तावेज में कब्जा कर लेती है और किसान जो उस पर हजारों वर्ष से जो उस पर उसकी जीविका थी, आजीविका थी, उसको संकट में डाल देती है। अगर हमने मान लिया कि सरकार की ही कोई जमीन रही होगी या है, तो उस पर जो आजीविका पैदा करने वाले लोग हैं उनका क्या होगा? हमारा सब कानून भी कहता है कि हमको अगर अतिक्रमण मुक्त ही कराना है सरकारी संपत्ति से, तो उसको पुनर्स्थापित भी करने का प्रावधान है उसकी पूरी प्रक्रिया में। उसकी आजीविका सुनिश्चित करना है, RNR पॉलिसी है। हम नीतिगत रूप से भी देखें, अगर कोई जमीन गलती से किसी किसान के कब्जे में हो तो भी हम उसको हटाने के पहले उसकी तमाम उसकी बातों को सुनने के बाद फैसला लेंगे
क्या इस बिहार की सरकार ने ऐसा कोई काम किया? क्या सरकार में बैठे हुए लोग इतने अहमन्य हो गए हैं कि वो जिनको कानून की जिम्मेदारी दी गई थी लागू करने की, वो खुद ही कानून तोड़ने में शामिल हो जाए, तो फिर आम जनता किसके पास न्याय के लिए जाए? दुखद यह है कि राजनेताओं के पास समय का अभाव है, जो बड़े नेता हैं, या उनकी समझ का भी यह सवाल है। कई बार तो लोग समझ ही नहीं पाते कि जो किसान, हमें लोग अपने बारे में कह रहे हैं कि जब वो जमीन जायदाद से संबंधित कोई मामले को लेकर आते हैं, तो हम लोग को कहना पड़ता है कि जो कोर्ट कचहरी 40 साल में फैसला नहीं करता, 30 साल में फैसला नहीं करता जमीन के विवाद में, टाइटल में, आप हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि हम 2 मिनट में फैसला कर दें। और हम लोगों को कभी कभी टाइम लेते हैं घंटा 2 घंटा की दस्तावेज को देख लें, लेकिन सरकार में बैठे हुए लोग 1 घंटा 2 घंटा का भी जहमत नहीं उठाते, सीधे सीधे कंप्यूटर पर, अब चूंकि ऑनलाइन आजकल हो गया तो बहुत आसानी से इसको लॉक करना आसान होता है। और गैर कानूनी तरीके से अगर आप दस्तावेज मांग दें तो उसके कोई भी दस्तावेज नहीं मिलेंगे, क्योंकि कोई भी खाता खिसरा इंडिपेंडेंट और यूनिक होता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक नोटिफिकेशन के जरिए जमीन को, किसी की संपत्ति को बेदखल कर दे। हम संपत्ति के अधिकार को लेकर भी केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार के एक ऐतिहासिक फैसला है कि सरकारों को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन वो संविधान को बदलने का अधिकार नहीं है, फंडामेंटल नहीं चेंज कर सकते। और जमीन का विवाद था, और जमीन के विवाद में माना था कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी, कि ये संपत्ति का अधिकार को आप छीन नहीं सकते जैसे जीवन का अधिकार है। दुखद बात यह है कि मैंने कहा कि आज जीडीपी में 20% योगदान रह गया, कृषि क्षेत्र में 15% देश में, बिहार में 20%। 15% और 20% के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, पुनर्वितरण को लेकर के तमाम विमर्श इस राज्य के भीतर, लेकिन संपत्तियों के रूप में 85% जो कॉर्पोरेट के पास है, वो ज्ञान के रूप में उनके पास संपत्ति हो, या फिजिकल एसेट के रूप में हो, या इंडस्ट्री के रूप में हो, या कमोडिटी के रूप में हो, उस पर कोई भी पॉलिसी देश में नहीं है। अनलिमिटेड, आप असीमित रूप से धन रख सकते हैं इस देश में, उस पर बहस का विषय नहीं। लेकिन एक बात मैंने शुरू में ही कहा कि संपत्ति के रूप में नहीं, लेकिन जीवन यापन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए जमीन की जो आवश्यकता है, उसकी जिम्मेदारी राज्य पर है कि लोगों को बसने के लिए और उस पर, उसको आवासन के लिए या उसके जीवन यापन के लिए एक न्यूनतम जमीन की आवश्यकता होनी चाहिए, और उसको पूरा करने का दायित्व भी है। एक सरकार अपनी नीति निर्माण के जरिए कर सकती है। आखिर उपाय क्या है? सारे दस्तावेज सरकार के द्वारा गायब कर दिए गए, जिसको आप लैंड रिकॉर्ड बोलते हैं, वो जमींदारी का रिटर्न हो, या सरकार का रजिस्टर 2 हो, या सरकार का जो सर्वे हो 1910, कई जगह 1910 का है, कई जगह 1970 का है। ये तमाम कागज सरकार के लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया, फाड़ दिया, फेंक दिया। सब कुछ गायब है, सब कुछ गायब है। बिहार सरकार के पास 10% भी रिकॉर्ड नहीं है। तो फिर इसका उपाय क्या है? परंपरागत रूप से, नैतिक रूप से और कानूनी रूप से यही माना गया कि जिसका जो दखल है उसको कागज दे देना चाहिए। जो दखल हो उसके आधार पे किसान को कागज दे देना चाहिए, लेकिन इसका भी पालन कहीं नहीं हो रहा। पूरे बिहार में जो सर्वे हो रहा है उसका कहीं कोई पालन नहीं है। अब सवाल पैदा होता है कि एक लोग नकारात्मक पक्ष वाले कह सकते हैं, क्या कोई 1000 एकड़ जमीन कब्जा किया हो तो क्या उसको हम कागज दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं। इसमें देने में कौन गुनाह है? सीलिंग एक्ट है। 1000 एकड़ किसी के पास साबित हो गया पेपर देते समय उसके दखल के आधार पे, तो 970 एकड़ सीलिंग के तहत उसको निकाल लेना है 2 मिनट में। अब तो डिजिटल डेटा होगा, और डिजिटल डेटा के जरिए आप तो 1 मिनट में ट्रेस कर लेंगे कि सुधाकर सिंह के पास जमीन कितना है इस देश के भीतर, या देश के भीतर नहीं, राज्य के भीतर तो पता चल जाएगा। और सेलिंग एक्ट है, उसके जरिए आप उसको बाहर कर देंगे, जमीन को आप, अतिरिक्त जमीन को आप ले लेंगे, वापस अक्वायर कर लेंगे। ये कोई बड़ी जटिल प्रक्रिया तो है नहीं। लेकिन हम जमीन का पेपर नहीं है और दखल के आधार पर उसको नहीं मानेंगे, तो फिर आप झगड़ा लगा रहे हैं सरकार के रूप में लोगों में। एक और सवाल है
कि सरकारी भूमि पर भी गरीब लोग घर बना के बस गए हैं। तो आप कह रहे हैं कि सरकार की जमीन है, ये मैं नहीं दूंगा। आप 1 डिसमिल, आज बिहार में लाखों परिवार ऐसे हैं जो बिहार सरकार के जमीन पर बसे हैं, शहर के भीतर और शहर के बाहर लाखों परिवार, और वो रोज इंक्रोचमेंट ड्रिवन में वो शिकार हो रहे हैं, घर ढाए जाते हैं, उसको बेदखली होता है, सरकार लाठी के बल पे अपनी जमीन वापस लेती है। एक तरफ से उम्मीद करती है यही सरकार कि किसी दूसरे के जमीन पर अगर कोई दखल है तो उसको दखलदार को मिलना चाहिए, मतलब गरीब आदमी को जमीन मिलना चाहिए, भले ही वो प्राइवेट लैंड दूसरे के नाम से हो। लेकिन जब सरकार का खुद के जमीन पर गरीब आदमी बसा है तो सरकार कह रही है, हाथ जाड़ रही है कि नहीं नहीं, हम आपको जमीन 1 डिसमिल आपको नहीं देंगे, अब भले ही जरूरतमंद है। यह बात सही है कि नहीं? पूरे बिहार में लाखों किसान, लाखों गरीब आदमी, तो जहां सरकार के रूप में अडानी और अंबानी को देने के लिए 1000 एकड़ जमीन है उनके पास, लेकिन कोई भूमिहीन आदमी गांव में है, अगर वो बिहार सरकार के जमीन सड़क के किनारे बसा हो, तालाब के किनारे बसा हो, अहर पाइन के किनारे बसा हो, तो उस जमीन को सरकार कह रही है कि सरकारी भूमि है, हम नहीं देंगे आपको। ये पूरे बिहार में लाखों परिवार के सवाल हैं, जिनकी माली हैसियत नहीं है कि वो कोर्ट कचहरी जा सके। उनको जाने के लिए पटना संभव है कि हाई कोर्ट में आए अपील करने के लिए, और नीचे के कोर्ट का हालत यह है कि जमीन के केस को आप लड़ने जाएं तो टाइटल को लेकर के या दखल दहानी के नाम पर 30 साल लगेंगे कि 100 साल लगेंगे फैसला होने में, इसका कोई उसका अंत नहीं है। और जहां तक सरकार से लड़ना हो तो सरकार के तो फ्री के वकील हैं, अपील में सरकार चली जाती है, लोअर कोर्ट में जीतता है उसको तुरंत डीएम के डिस्ट्रिक्ट जज, फिर वहां से पटना कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाते होंगे लोग। हमने कई ऐसे फैसले देखे हैं, 1 डिसमिल जमीन के फैसले हुए हैं, उसके खिलाफ सरकार अपील में हाजिर हो गई है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, और वो आदमी का इतना औकात नहीं है वो फीस देकर के वकील से लड़ सके, उस फीस देकर के वकीलों का लड़ सके। इतनी तरह की जो समस्याएं हैं। दूसरी बात यह है कि ये नेचर का भी सवाल है, जमीन के नेचर का। प्रकृति बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने पहला उदाहरण दिया था कि दरभंगा का 1000 एकड़ जमीन और बॉम्बे का 1 एकड़ जमीन में जमीन आसमान का फर्क है। ये प्रकृति का मसला है। अगर हम प्रकृति को ठीक से नहीं, जमीन के सर्वे का लक्ष्य में हम नेचर को ठीक नहीं करेंगे तो हमारे लिए कोई सर्वे का अर्थ नहीं निकलता। 1 फसली, 2 फसली, बहुफसली या परती या बिना पानी का बंजर, ये तमाम जो कैटेगरी है जमीन के, आवासीय, गैर आवासीय, व्यावसायिक, गैर व्यावसायिक, ये तमाम जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी को लेकर के भी कोई भी सर्वे में कोई भी चीज देख नहीं रहे हैं लोग। जिसका खामियाजा क्या है कि जब सब जमीन अधिग्रहण करने लोग आ रहे हैं तो उस जमीन को खतियान के जरिए अगर देखें तो किसी जमाने में वो परती जमीन था। परती मतलब कि जो उसको और कह सकते हैं कि उसको बंजर जमीन या असिंचित जमीन। सर्वे 1970 में हुआ, 1910 का है पटना का, और आज जब अधिग्रहण करने आती है सरकार तो उस पर बकायदा खेती हो रहा है, घर बना हुआ है या व्यवसाय चला रहे हैं, वो आज मानने को तैयार नहीं है। लोग कह रहे हैं अधिग्रहण करते समय जो हमारा जो खतियान है मैं उसको जानता हूं, हम तो आपका जानते ही नहीं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। ये इसमें लिखा है क्या, कलेक्टर ने लिखा है कि जहां रैयतों द्वारा विधिवत संपरिवर्तित कराया गया, मतलब कि संपरिवर्तन का मतलब होता है कि कॉमर्शियल, किंतु वर्तमान में व्यवसायिक गतिविधि नहीं है, वहां NHI का तर्क है कि केवल एक्चुअल यूज ऑफ लैंड के आधार पर ही उसको भुगतान होगा। मतलब जहां व्यवसायिक गतिविधि नहीं हो रहा है लेकिन चेंज लैंड यूज बोलते हैं उसको, संपरिवर्तित है तो उसको नहीं मानेंगे। लेकिन दूसरी तरफ NHI क्या कह रहा है कि जहां वास्तविक रूप से बिजनेस चल रहा हो और अगर वो चेंज लैंड यूज नहीं कराया हो तो उसको लोग नहीं मानेंगे कि वो व्यवसायिक है, उसको खेतिहर जमीन के रूप में ही संसूचित करेंगे। एक ही एजेंसी एक ही प्लॉट पर
दो तरह की राय रखती हो तो हम कैसा देश चला रहे हैं? ना हम कानून को मान रहे हैं, कागज को नहीं मान रहे हैं, और ना हम उसके नेचर को मान रहे हैं। तो आखिर है क्या चीज? इस तरीके का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है कैमूर लिख रहा है बिहार सरकार को, बिहार सरकार निदेशक भू-अर्धन निदेशालय। हम लोगों ने अभी याद करिए 1 महीना 15 दिन पहले हम लोग आए थे बिहार भर के किसान भू अधिग्रहण को लेकर के। एक केवल बिहार नहीं, देश में एक जमीन ही ऐसी है जो सरकारों के नजर में उसका दाम नहीं बढ़ता। एक जमीन ही ऐसी कमोडिटी है जो सरकार के नजर में उसका दाम नहीं बढ़ता। बिहार सरकार की नजर में 13 में अंतिम, कहीं कहीं 16 है सर, ज्यादातर जगहों पे 11, कहीं 12, कहीं 13 ही अंतिम उसका रिवीजन है। कहीं कहीं बाजार और शहर में 16 का इनका रिवीजन है। मतलब 13 के बाद आज तक 12 साल में बिहार सरकार के हिसाब से जमीन 1 लाख रुपया बीघा थी, तो 13 साल भी बाद 12 साल भी बाद वो 1 लाख रुपया बीघा ही जमीन है। जबकि आज के दिन में एकड़ को हम 4 बीघा मतलब 4 लाख रुपया एकड़ जो 13 में था, 30 लाख रुपया एकड़ से बिहार में कहीं भी खेती बाड़ी जमीन इससे कम नहीं है। बंजर जमीन की बात नहीं कर रहा हूं, जो 1.5 लाख हेक्टेयर जिसकी चर्चा कर रहे थे विकास जी, वो 1.5 लाख हेक्टेयर है बंजर जमीन। हम लोग भी जानते हैं जहाँ औद्योगिकरण करने के लिए आदमी उसको अधिग्रहित कर सकता है। वो बांका में है, जमुई में है, रोहतास के पहाड़ियों में, कैमूर के पहाड़ियों में, गया साइड, गया के इलाके में, थोड़ा नवादा जो बिंद की जो पहाड़ी कहते हैं, जो कैमूर प्लेटो, उसमें जमीन है लाखों हेक्टेयर जमीन। चाहे तो लोग उद्योग लगाने के लिए, सौर ऊर्जा लगाने के लिए, पावर प्लांट लगाने के लिए, किसी भी तरह के जमीन, लेकिन क्या है वहां जमीन? किसी को कहाँ जमीन चाहिए? सब जमीन किसी के लिए भी, उद्योग चलाने के लिए या शहरीकरण के लिए, जमीन के लिए जो जमीन, किसी जमीन पर नहीं हो सकता औद्योगिकीकरण, किसी जमीन पर शहरीकरण नहीं हो सकता। इस मुगालते में नहीं रहना है। इस बात को हमेशा याद रखिए कि जहां पानी होगा वहीं पे ही जमीन अधिग्रहित की जाती है। ये पहली प्रायोरिटी। ऐसा नहीं कि आप दिल्ली को बसाना चाहेंगे तो बिना पानी का बसेगा। जितना पानी था जमुना में उसके आधार पे शहर बसा, लेकिन आज शहर कैपिटल बना तो उसको गंगा का पानी हमको लाना पड़ता हिमालय से, तब वो शहर जिंदा है। नहीं तो शहर का पानी आप बंद कर दे गंगा का दिल्ली, तो दिल्ली उसी दिन खाली हो जाएगी। तो कोई भी सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे, हम लोग इतिहास में पढ़े हैं, तो आगे भी इस बात को याद रखिएगा कि कोई भी बंजर भूमि अधिग्रहित नहीं की जाती है, ना की जाएगी, सिवा सौर ऊर्जा के लिए। एक ये पोटेंशियल थोड़ा सा नया खड़ा हुआ है आधुनिक युग में, जहां की सौर ऊर्जा के लिए बंजर जमीन की उपयोगी, बाकी रेस्ट किसी काम के लिए बंजर जमीन का अधिग्रहण इस देश में या दुनिया में नहीं होता। पानी जहां होगा वहीं पर होगा, और जहां पानी होगा वहां 2 फसली होगा, मिनिमम 2 फसली होगा। एक फसल का तो सवाल नहीं, एक फसल तो बारिश से भी होता है, जहां हम जिसको बंजर कहते हैं वहां भी फसल होता है। एक फसल में वही थोड़ा सा सरसों और दलहन तिलहन हो जाता है, कम पानी में भी हो जाता है, तो एक फसल तो वहां भी होता है। तो ये जो भूमि अधिग्रहण के जो कानून बने थे, उसका लक्ष्य बहुत साफ था कि देश में फूड सिक्योरिटी के लिए, भोजन के अधिकार के लिए महंगाई न बढ़े। इसीलिए इस अधिग्रहण कानून को बनाते समय ध्यान रखा गया था कि कृषि भूमि अन्य कामों में उपयोग न हो। सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट में भी साफ था कि इससे रोजगार कितना पैदा होगा। हमें नहीं जानते, बिहार में 0.39 एकड़ यही हमारी प्रति व्यक्ति जमीन उपलब्धता है। जाहिर है कि 13 करोड़ आबादी को हम जीविका इसी जमीन से दे रहे हैं, तो 4.40 के कन्वर्जन के आधार पे अगर रोजगार पैदा होता हो तभी जमीन का अधिग्रहण होना चाहिए। ये जो पीरपैंती का जो पावर प्लांट है, इसमें झूठी बात लिखी गई है कि 12,000 नौकरी का सृजन होगा, का एकदम 100% नहीं, 1,00,000% झूठा है। सत्यापित तरीके से कह रहा हूं। मात्र 1500 ही रो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा पावर प्लांट से, मात्र 1500, 1050 एकड़ में। मतलब
जो जमीन का जो अधिग्रहण है वो पर्पस डिफीट कर रहा है सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट में। इस बात को मैं सत्यापित तरीके से कह रहा हूं। कैसे झूठ बोलती हैं सरकारें, जबकि उसके रिपोर्ट है। सरकारों ने जब रिपोर्ट तैयार करते हैं उसके इंपैक्ट एनालिसिस में है कि इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। 2400 मेगावाट पावर प्लांट में 1500 से ज्यादा। यहां हमारे चौसा का बिजली घर है जहां हम 1360 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। यहां डायरेक्ट इंप्लॉयमेंट मुश्किल से 700 से 800 है मात्र। अभी चूंकि उसी इलाके के हम सांसद हैं और आरएनआर के हम अध्यक्ष होते हैं सर, दिवाकर सर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में कोई भी अधिग्रहित जमीन के आरएनआर कमेटी के हम अध्यक्ष होते हैं। और आरएनआर को कहने को लीगल फ्रेम में उसको बनाया गया है, कोई बात नहीं सुनी जाती। पिछले 12 साल से चौसा बिजली घर में किसानों के लिए आरएनआर के आया हुआ पैसा 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। 60 करोड़ रुपया आया था, 60 करोड़ का 60 करोड़ रुपये उसी तरह से पड़ा हुआ है, एक भी पैसे का काम नहीं हुआ। जो अधिकारी हैं वे लगाम हैं, उसमें दंड का कोई प्रावधान नहीं है। इसीलिए वो डरते नहीं कि हम काम नहीं करेंगे तो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे सांसद साहब। इसीलिए ये कहना कि भारत इतना पढ़ा लिखा देश नहीं है कि आप बिना दंड का कोई कानून बनाएंगे तो कानून लागू हो जाएगा, ये नहीं मैं मानता। हम नहीं पढ़े लिखे हैं इसीलिए दंड का प्रावधान की जरूरत है। पढ़े लिखे होंगे तो उसके लिए कानून की जरूरत नहीं। कई लोग हमारे इस तर्क से सहमत नहीं है कि सबको क्रिमिनल ऑफेंस होना चाहिए। हाँ, क्रिमिनल ऑफेंस है। जनता की सेवा नहीं करना क्रिमिनल ऑफेंस होना चाहिए। आप पैसा लिए हैं जनता का शासन करने के लिए और आप शासन ठीक से नहीं चला रहे, आपको दंड मिलना चाहिए। और वित्तीय घोटाला, आपका तनख्वाह के एवज में आप काम नहीं, लोग कहते हैं बड़ा ईमानदार आदमी। किस बात की ईमानदारी? जब वो काम नहीं करता है तो किस बात की ईमानदारी? 8 घंटे ड्यूटी नहीं करना, डिस्चार्ज करना और फाइलों पे नोटिंग नहीं करना, आजकल के लोगों ईमानदारी मानते हैं कि ईमानदार आदमी है, एकदम पाक साफ है, एक भी फाइल पर नहीं लिखा, पूरा जीवन काट दिया। ये कौन प्रमोशन का आधार है? हमें तो नहीं मानता ईमानदार। लोग कहते हैं काम नहीं करता, मतलब वो एकदम बहुत अच्छा आदमी है, नीट क्लीन है, उसने कोई फाइल पर दस्तखत नहीं किया, पूरा जीवन नौकरी करके निकल गया। उससे बड़ा बेईमान कौन है? और सरकार का पैसा खाया और काम ही नहीं किया। लोग जो काम करते हैं, अधिकारी कर्मचारी, उनसे गलतियां होती हो, कम बेईमान मानते हैं। कम से कम वो काम तो करते हुए उससे गलती हो गया, जानबूझ के गलती किया तो दंड दे देंगे, लेकिन जानबूझ के नहीं किया है तो उसको छोड़ भी देना चाहिए। गलतियां कई बार होता है। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहते हैं। काफी बिहार से दूर दूर से आए हुए लोग हैं और सभी लोगों ने अपनी बात को रखा है। आप लोगों के लिए जो लोग आए हैं, आप जब हम लोग गांव घर में जाते हैं तो बहुत सारी बात आप करते हैं कार्यकर्ता के तौर पे, मतदाता के तौर पे, लेकिन जब आप जाते हैं राजनीतिक, जब लोकतंत्र में 5 साल में जब चुनाव होता है तो आप भूल जाते हैं कि किसानों की क्या समस्या है। बिहार में करीब करीब 87% किसान है, 12-13% शहरीकरण है, उतना है नहीं। फर्जी तरीके से उस डेटा को एक सिलेक्ट किया गया है कि ग्राम पंचायतों को भी ये नगर बना दिया गया है। नगर तो सर पटना ही नहीं है, मैं बाकी का क्या नगर बताऊं? और नगर की परिभाषा में पटना ही फिट नहीं बैठता। इसी पटना शहर में 4 चक्के की गाड़ी नहीं जाती पटना सिटी में, और पटना सिटी है, नाम ही उसका है क्या? पटना नहीं, पटना सिटी नाम है सर। आप बाइक से नहीं जा सकते, पैदल जाना पड़ता है। मुझे कभी दोस्त है 2-4 लोग मिलने, पूरा ये सिटी है, हम उसको गांव कहें कि सिटी कहें? तो बिहार में वास्तविक रूप से देखें तो 2-3% ही शहरीकरण हुआ है। ये 12-13% तो सरकार के आंकड़े की खेती है, उस आंकड़े से 13% टैक्स लेने। हाँ सर, टैक्स नहीं लेने के लिए सर, भारत सरकार से कुछ पैसे मिल रहे हैं शहरीकरण के नाम पर, उसका केवल बजट लेने के लिए सर। टैक्स कौन चीज देता है? बिहार का आदमी टैक्स, पैसा रहेगा तब भी टैक्स देगा ना। हमारे पास पैसे हैं ना हम टैक्स देते हैं और उम्मीद भी नहीं करते कि हमको कोई सुविधा चाहिए। आखिर उसको गांव में भी कीचड़ में ही रहना है और पटना शहर में भी कीचड़ में ही रहना है, तो टैक्स किस बात का दे रहा है? टैक्स तो किसी काम के एवज में दिया जाता है, सर्विसेज का अगेंस्ट में टैक्स। बेसिकली टैक्स एग्जम्पशंस लोग करते हैं, मैं बड़ा विरोधी हूँ टैक्स का विरोध। लोग कहता है टैक्स माफ कर दो, किस बात का टैक्स माफ कर दो? हम तो टैक्स एज ए स्टेट हम तो लेते ही हैं टैक्स सर्विसेज के अगेंस्ट में। वो कोई पेनाल्टी है क्या टैक्स? क्यों माफ कर दें? लेकिन सच है कि हम पटना में
तो 2 टैक्स देते हो, बहादुर लोग हैं। सर रात को मैं घर पे बैठता हूँ, पॉलिटिकल लीडर हूँ, तो बहुत लोग मिलने आते हैं मुझसे, तो हमको मच्छरदानी में बैठ करके बात करना पड़ता है। अगर खुले में बैठ के हम बात करूँ तो मुझे मच्छर उठा ले जाएगा। अरे मैं न्यू कैपिटल एरिया की बात, आरब्लॉक की बात कर रहा हूँ सर। कभी आइए सर, शाम को चाय पिलाने के लिए आप आइएगा तो मैं दिखाऊंगा कि कितने मच्छर हैं वहाँ पे। और कई बार म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को कहता भी हूँ, अरे आपसे बाघ तो नहीं मार सकते, वो पावर भी नहीं, मच्छर तो मार के दिखाइए, वो भी नहीं कर सकते। और फिर भी कहते हैं कि हम शहंशाह हैं इस राज के मुखिया लोग, जो सरकार चलाने वाले लोग हैं। अब इतनी थोड़ी बातें कह देता हूं तो कड़ी बात हो जाती है, मीडिया इतनी बात उठाएगा जरूर, मानेगा लोग नहीं कि हमने ये बात, जमीन वाला तो छोड़ देगा, लेकिन ये वाला मैं कहा हूं कि शहर में सरकार मच्छर नहीं मार सकती, वो कहती है कि हम सर इस बिहार को बदल देंगे। ये जरूर सर हेडलाइन देखिएगा, कुछ देर में मीडिया के हेडलाइन में चलता रहेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।